हे साथियों, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संवैधानिक विकास की अगली कड़ी में आज 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे नए प्रावधान देखने को मिले। वैसे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 1892 का भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारे नए चीज़ देखने को मिले थे। उसमें जैसे कि 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दूसरे उधर एल्बर्ट बिल पे विवाद। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन सब कार्यों से परेशान होकर अंग्रेजी शासन कहीं न कहीं ये भारत शासन अधिनियम 1892 के लाने के लिए बाध्य हो गई। तो दोस्तों 1892 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान को देखते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आए थे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संसदीय व्यवस्था यानी कि भारत शासन अधिनियम 1892 के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। यानी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान भारत में 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया था। तो दोस्तों ये संसदीय शासन व्यवस्था अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति भारत में 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत नई प्रक्रिया देखने को मिली, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति देखने को मिला था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भारत में जब आया 1892 के भारत शासन अधिनियम में, तो इसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारी त्रुटियां थी। दोस्तों वो अलग बात है कि उसमें क्या क्या था, मैं उसके प्रावधान के अंतर्गत आगे बताऊंगा। लेकिन भारत का 1892 का भारत शासन अधिनियम जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को लेकर आया। इसकी तीसरी कड़ी में दोस्तों ये है कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत कुछ प्रावधान लाए गए, जिसे हम यह कह सकते हैं कि ये प्रावधान सीमित प्रतिबंधित था। दोस्तों सीमित था, प्रतिबंधित था और निर्वाचित था। यानी कि सीमित, प्रतिबंधित और निर्वाचित जो है प्रक्रिया भारत में व्यवस्थापिका के अंतर्गत लाया गया। दोस्तों ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यद्यपि कि त्रुटियां तो बहुत थीं, 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत त्रुटियां बहुत देखने को मिली थी, परंतु जो ये पद्धतियां थी, जो प्रणाली थी, वो तो देखा ही जाएगा। तो दोस्तों इसके अगली प्रक्रिया के अंतर्गत चौथे नंबर को देखा जाए, इसका जो चौथा नंबर का प्रावधान है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, वो उसका अर्थ देखने को मिला क्या, मनोनीत। यानी कि दोस्तों मनोनीत का अर्थ ये है कि सीधे सीधे इनका मनोनयन किया जाता था। इनका मनोनयन वायसराय के अंतर्गत किया जाता था। वायसराय के अंतर्गत ये था कि इनका मनोनयन किया जाता। व्यवस्थापिका के अंतर्गत इनका जो मनोनयन की प्रणाली थी। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली का अर्थ मनोनयन से था। आगे अगर देखा जाए पाँचवीं पॉइंट दोस्तों ये था, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है कुछ न्यूनतम और अधिकतम कर दी गई थी। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 न्यूनतम थी और 16 अधिकतम थी। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 कम से कम होना चाहिए और 16 अधिक से अधिक होना चाहिए। यानी केंद्रीय विधान परिषद में ये सदस्यों की संख्या ये फिक्स कर दी गई थी। आगे दोस्तों छठवीं पॉइंट है ये कि बजट पे वहाँ व्यवस्थापिका के अंतर्गत ये प्रावधान था कि भारतीय जो है बजट पे मतदान कर सकते हैं, परंतु बजट पे किसी भी प्रकार का पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत भारतीयों को बजट पे बहस करना और मतदान करना ये अलग था कि ये कर सकते हैं, परंतु ये उस पे जो है दोस्तों पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। यानी कि बजट पे
पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों और इसके आगे जो है 7वीं पॉइंट है वो ये कि मनोनयन की प्रक्रिया। दोस्तों मनोनयन की प्रक्रिया जो की गई थी ये निश्चित रूप से इसमें कई 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 प्रणाली या कह सकते हैं कि कई इसमें भाग लेते थे। इसके अंतर्गत 4 लोग भाग लेते थे, यानी कि ये बता दें कि 4 लोग इसमें पार्टिसिपेट इनको सहभागिता इनकी दी गई थी। एक तो ये विश्वविद्यालय, पहला तो विश्वविद्यालय था, दूसरा दोस्तों पहला विश्वविद्यालय था, दूसरा था जिला बोर्ड, दोस्तों तीसरे नंबर पे था वाणिज्यिक दोस्तों वाणिज्यिक इसमें जो मंडल होते थे ये थे तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का दोस्तों इसमें था नगर पालिका। यानी कि इस मनोनयन की प्रक्रिया में यद्यपि की पारदर्शिता का अभाव था, इसमें ये प्रक्रिया मनोनयन की प्रक्रिया तो थी परंतु इसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन हमें पारदर्शिता और अपारदर्शिता पे न जाकर इसके प्रावधान पे अगर जाएं तो इसका जो मनोनयन की प्रक्रिया का जो प्रावधान था उसके अंतर्गत 4 लोग पार्टिसिपेट करते थे। एक तो विश्वविद्यालय, दूसरा जिला बोर्ड और तीसरा वाणिज्यिक मंडल और चौथा था नगर पालिका। तो दोस्तों 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिससे जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये आपको 1892 के भारत शासन अधिनियम को संपूर्णतः बताने के बाद अब मैं आगे 1800 इसके आगे 1909 का आपको भारत शासन अधिनियम बताऊंगा, यानी 1909 का भारत शासन अधिनियम बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हमें बहुत सारे नए नए प्रावधान देखने को मिले थे। इस प्रावधान को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले और मिंटो दोनों एक तो भारत सचिव थे और दूसरे भारत का वायसराय, जिसमें मिंटो वायसराय थे और मार्ले जो है भारत सचिव थे। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के मृत्यु के बाद 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थानांतरण के बाद जो है मार्ले और मिंटो जो दोनों लोग आए। तो दोस्तों मार्ले मिंटो इसे सुधार भी कहा जाता है। आगे देखा जाए मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत बहुत सारे नए नए प्रावधान देखने को मिले। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1909 का भारत शासन अधिनियम अपने आप में एक सांप्रदायिक शासन अधिनियम था। अच्छा, इसकी नींव जो है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को आधार बनाकर 1909 का भारत शासन अधिनियम आया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 1909 का भारत शासन अधिनियम भारत का बंटवारा लेके आया था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यही एक भारत शासन अधिनियम है 1909 का जिसमें फूट डालो और राज करो की नीति पूर्णतः साफ नजर आई इनके प्रावधानों में भी। तो दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1909 का कुछ इस तरह से प्रावधान है, आइए देखते हैं। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम पहला जो इसका प्रावधान था निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। यानी कि इसके अंतर्गत जैसा कि मैं बता चुका हूं तो इसमें एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की ये प्रावधान लेके आए थे। यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के भारत शासन अधिनियम का था। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ग के आधार पे निर्वाचन की प्रक्रिया। अच्छा दोस्तों, वर्ग के आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत इसके पहले पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मैं एक बात बताना भूल गया था, उसमें यह कि इसमें 3 प्रकार के लोगों को बांटा गया था। एक तो वर्ग, एक धर्म एवं तीसरा जो था जाति। तो
वर्ग, धर्म और जाति के आधार पे ये पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया ला दी गई। यानी कि वर्गों के आधार पे, धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे बंटवारा शुरू किया, जिसका आधार भारत पाक का बंटवारा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पृथक निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है प्रावधान। इसके बाद जो है दूसरा इसके अंतर्गत एक प्रावधान लाया गया था, वर्ग के आधार पे बंटवारा, मतलब वर्ग के आधार पे ये निर्वाचन की प्रक्रिया। अब वर्ग के आधार पे निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों इसमें कई चीज़ देखने को मिले थे, जिसमें ये देखा जाए तो वर्ग के आधार पे 4 वर्गों में इसे डिसाइड किया गया था। कौन कौन? चार वर्गों में इसे डिसाइड किया गया था। वो 4 वर्ग क्या क्या थे? पहला तो था प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन। दोस्तों पहला पॉइंट था प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन। दूसरा था इसमें विश्वविद्यालय। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन और विश्वविद्यालय। तीसरा था चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तीसरी पॉइंट थी दोस्तों चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। और चौथी जो थी ये जमींदार वर्ग, जमींदार वर्ग। यानी कि दोस्तों ये इसे 4 वर्गों में बांट दिया गया था। वर्ग के आधार पे जो बंटवारा हुआ था, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के अंतर्गत, दूसरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तीसरा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत और चौथा जमींदार वर्ग के अंतर्गत। यानी कि इसे 4 भागों में बांट दिया गया था। तो दोस्तों ये रहा वर्ग के आधार पे विभाजन। और चौथी, ये निर्वाचन प्रणाली की बात हो रही है दोस्तों। और तीसरी इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए कि इसके अंतर्गत भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया था दोस्तों। परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसके पहले वाले अधिनियम में नहीं दिया गया था दोस्तों। इस अधिनियम के अंतर्गत यानी 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसमें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, मतदान करने का भी अधिकार था। परंतु इसमें एक और भी प्रावधान से वंचित किया गया था भारतीयों को, वो ये कि वैदेशिक मामलों में किसी भी राजा से संबंधित बनाए गए प्रावधान पे किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगली पॉइंट है दोस्तों विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व की प्रणाली लाई गई। यानी कि विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व लाने की प्रणाली लाई गई। और चौथी इसकी 5वीं पॉइंट है दोस्तों केंद्रीय विधान सभा। केंद्रीय विधानसभा में दोस्तों इसमें केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। यानी कि अब सदस्यों की संख्या 69 थी और 69 सदस्य में जो 37 सदस्य थे, 37 सदस्य ये सरकारी थे। 37 सदस्य दोस्तों सरकारी थे और गैर सरकारी थे, गैर सरकारी और 32 सदस्य दोस्तों सरकारी थे। 32 सदस्य सरकारी थे। सॉरी दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ ठीक है, इसमें ये है 37 सदस्य जो है शासकीय थे एवं 32 सदस्य गैर शासकीय थे। तो दोस्तों ये रहा 1909 का भारत शासन अधिनियम के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे इसमें। लेकिन इसके बाद जो दोस्तों कुछ इसमें हमारे विचारक जो विचार दिए हुए हैं, साथ में मार्ले द्वारा लिखा गया एक पत्र भी है। मार्ले द्वारा
मिंटो को लिखा गया एक पत्र था जिसमें कहा गया था कि हमने नाग के दांत को बोए हैं और इसका फल बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि हम नाग के यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो बात चल गई थी, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो गई थी, इस प्रकार जो हो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कहा था पत्र में कि हमने नाग के दांत बोए हैं और इसका प्रतिफल भी अच्छा होगा। तो दोस्तों ये भी एक इनकी अपनी सोची समझी रणनीति का परिणाम था। वहीं पे के.एम. मुंशी जी कहते हैं, के.एम. मुंशी जी के.एम. मुंशी जी भी कहते हैं इसमें कि उभरते हुए प्रजातंत्र को 1909 के भारत शासन अधिनियम में उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला गया। उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला गया। दोस्तों के.एम. मुंशी जी का ये प्रावधान था, स्टेटमेंट था। और इसमें मजुमदार जी भी कहे हैं कि 1909 का भारत शासन अधिनियम, मजुमदार जी बोलते हैं, मजुमदार जी कहते हैं कि 1909 का भारत शासन अधिनियम चंदा की चांदनी के समान है। चंदा की चांदनी के समान है। तो दोस्तों ये कुछ स्टेटमेंट थे और कुछ जो पिछले प्रावधान थे। तो इस प्रकार देखा जाए कि दोस्तों कि 1909 का भारत शासन अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण सांप्रदायिक अधिनियम था और इस सांप्रदायिक अधिनियम का परिणाम भारत पाकिस्तान का बंटवारा और भारत में फूट डालो की नीति पूर्णतः सक्सेस रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी अपनी नीति पूरी तरह से जो है एक नकारात्मक नीति के साथ 1909 का भारत शासन अधिनियम लाई, जिसमें सक्सेस भी रही। परंतु दोस्तों इसमें इस 1909 के भारत शासन अधिनियम से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट किया गया है। इस प्रकार दोस्तों इसको जो है आप लोग ढंग से देख लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ये जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है, इस शासन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं मेनली जो है उन सांप्रदायिक पे बनाए गए क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार जो है इसे एक बार ढंग से सुन लीजिएगा, बाकी इसमें इससे आगे बाहर से कहीं कुछ नहीं बनाएगा। इस दोस्तों ये 1909 का भारत शासन अधिनियम अपने आप में पूरी तरह से भारत को विभाजित करने वाला नियम था। इसलिए दोस्तों इसे जो है इससे क्वेश्चन बहुत बार बनाया गया, अब बनाने का ये मुद्दा भी रहा है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।